बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी खबरों के साथ। तो आज चुनावी रैलियों का सुपर शनिवार है। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित कई नेता आज अलग अलग जगहों पर बड़ी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो क्या है आज का कार्यक्रम, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, आज कौन से नेता कहां पर जनता से रूबरू होंगे रैलियों में? विपिन, देखिए तीसरे फेज के जो वोटिंग है वो 23 तारीख को होगी। ठीक उससे पहले कि करीबन 12 राज्यों के अंदर 116 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग जो है होने वाली है। ठीक उससे पहले जो है सारे नेताएं जो है वोटरों को लुभाने में जो है जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है आज 4 रैलियां जो है वो करने जा रहे हैं। खासतौर पर उनकी 10 बजे एक रैली जो है बुनियादपुर में हो चुकी है, 12 बजे वो अरारिया में एक रैली जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद 4 बजे एटा में रैली होगी उनकी, उसके बाद 6 बजे वो बरेली में जो है एक रैली और होगी, यानी कि 4 रैलियाँ पूरे दिन में आज संबोधित जो है करेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी भी आज वायनाड में है। वायनाड से राहुल गांधी ने अपना नामांकन जो है भरा है। 10:30 बजे वो मंथावाड़ी में होंगी, 3 बजे वो नीलामपुर में होंगी, 4 बजे वो रिकोडे में होंगी। तो ये प्रियंका गांधी का है। उसके बाद राहुल गांधी भी आज 3 रैलियाँ जो है वो कर रहे हैं। 11:30 बजे वो बिहार में सुपौल में एक रैली जो है वो करेंगे। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ जाएंगे, 3 बजे वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, बिलासपुर में वहाँ एक रैली होगी। 6 बजे वो एक दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक और रैली जो है वो करेंगे। इसके अलावा अमित शाह भी आज एक रोड शो जो है वो करने वाले हैं। 3 बजे केरल के अंदर एक वो रोड शो जो है करेंगे। और खासतौर पे क्या 2 बड़े नामांकन जो है वो भी हो रहे हैं भोपाल, जो कि भोपाल से होंगे। दिग्विजय सिंह जो है भोपाल में अपना नामांकन करेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो शिवपुरी में अपना नामांकन जो है करेंगे। तो ये सारी रैलियों का शेड्यूल है। सब चाहते हैं कि अपने जो थर्ड फेज की शुरुआत से पहले जितने भी वोटर्स को जो है लुभा सकें, तो उसकी तैयारी जो है वो शुरू जिन्होंने कर दी है। तो आज पूरा दिन इनके कैंपेन के नाम जो है वो रहेगा। राइट। और असीम, जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी शुरुआत की है पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर से, तो इस वक्त वो अभी भी संबोधित कर रहे हैं लोगों को। सीधे लेकर चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर। हम ठप पड़े हुए थे, अब हमारी सरकार ने यहाँ नए सिरे से रेलवे के काम शुरू करवाए। यहीं बालूरघाट में ही करीब 700 किलोमीटर की नई रेल लाइन पर काम हो रहा है। पुरानी लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है, बिजलीकरण हो रहा है। और आप याद करिए, दीदी भी तो रेल मंत्री थी, क्या उन्होंने आपके लिए कुछ किया क्या? साथियों, यहाँ की सरकार को सिर्फ अड़ंगे लगाना ही आता है। आपके इस चौकीदार की सरकार ने गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की योजना बनाई है, लेकिन उससे भी टोलाबाजों की सरकार बाहर निकल गई। असल में भाजपा एनडीए सरकार की इस योजना से टोलाबाजी नहीं हो पा रही है, इसलिए गरीब के जीवन से भी दीदी की सरकार ने खिलवाड़ कर दिया। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों के खाते में सीधी मदद देने की योजना बनाई है। लेकिन यहाँ की सरकार ने लाभार्थियों की लिस्ट ही नहीं भेजी, क्योंकि इसमें टोलाबाजी का कोई स्कोप नहीं है। ये सीधा आपके बैंक खाते में जमा होता है। भाइयों बहनों, मालदा के आम देश भर में बहुत मशहूर है। इस फल ने मालदा को एक अलग पहचान दी है, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी के शासन में इस क्षेत्र की मिठास में कड़वाहट घोलने का ही काम किया गया। उसका विकास भी रोका है। इस क्षेत्र में तो धान भी तो बहुत होता है, इसलिए यहाँ एग्रो इंडस्ट्री की बहुत संभावना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बहुत संभावना है। लेकिन जब कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो तो कोई भी यहाँ आकर निवेश करने से डरेगा। साथियों, जब तक यहां से गुंडागिर्दी साफ नहीं होगी,
तब तक यहां पढ़ाई का माहौल नहीं बनेगा, उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं आएंगे, उद्योग। तो प्रधानमंत्री मोदी बुनियादपुर में बात करते हुए और कहते हुए कि कहां कहां कमियां हैं और कैसे उसे उनकी सरकार दूर कर सकती है, और इस तरह से चुनावी संबोधन। आगे 3 रैलियां आज उनकी और हैं, जो हमने आपको उनका कार्यक्रम बता दिया है। समय समय पे आपको बताएंगे कि उन्होंने उन बाकी रैलियों में क्या कहा। इधर एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जिस न्याय योजना का वादा किया था, वही अब उसके लिए मुसीबत बन सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस को कल न्याय योजना के लिए नोटिस जारी कर दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि वादे को गरीबों को, इस जो न्याय का वादा है, गरीबों को रिश्वत देने जैसा क्यों ना माना जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस MM शमशेरी की डिवीजन बेंच ने कहा है, क्यों ना पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के अंदर कांग्रेस और चुनाव आयोग को कोर्ट को जवाब देना है। अदालत ने माना है कि न्याय योजना रिश्वतखोरी और वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए सालाना 72,000 रुपए उनकी आय सुनिश्चित करने का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सहित पार्टी के तमाम नेता चुनाव प्रचार में इसका जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा और बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सापरा जी, अब क्योंकि मामला कोर्ट का है और उन्होंने आपसे पूछा है नोटिस देकर कि क्यों ना इसे गरीबों को रिश्वत देने जैसा माना जाए, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, देखिए, कोर्ट ने अगर कोई सवाल पूछा है, अगर कोर्ट कुछ जानना चाहती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी, कोर्ट को बताएगी कि किस तरह से ये योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, और कोर्ट की नजरों में सभी लोग एक जैसे रहते हैं। अच्छा लगता कि अगर पिछले 5 वर्षों में किसी कोर्ट ने ये भी बीजेपी को पूछा होता कि 15 लाख रुपए आपने वादा किया था लोगों के अकाउंट में भेजने का, तो वो आप क्यों नहीं भेज पाए, या आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो वो आप क्यों नहीं कर पाए हैं। तो ये तमाम सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अपनी इमेज इस तरह से बना रही है जैसे नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी। यानी विपक्ष अगर कोई ऐसा प्लान लेकर के आता है जिससे गरीबों का उत्थान हो सके, गरीबों को फायदा हो सके, गरीबी का स्तर बढ़ सके, तो निश्चित रूप से उसमें सभी ने कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम देखते आए हैं कि ऐसी कोई भी स्कीम आती है जो गरीबों की मदद करने वाली हो तो उसका विरोध करती है, उसमें आशंका जताती है। तो नरेंद्र मोदी एक गरीब विरोधी है, ये स्पष्ट इसमें नजर आ रहा है। नहीं, ये ठीक है सर। अब बीजेपी का सवाल उनसे लेते हैं, क्योंकि कोर्ट से टिप्पणी आ रही है। राजीव जेटली साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? अब कोर्ट ने सवाल पूछा है और कांग्रेस का कहना है कि वो उसका कार्यक्रम बताएंगे कि किस तरीके से दिया जाएगा ये गरीबों को, और तमाम ऐसी योजनाएं जो पहले भी आई है फिर उन पर भी सवाल उठना चाहिए। नहीं, कोर्ट ने एक अलग प्रश्न किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आप कैसे स्कीम को लागू करेंगे, और चिदम्बरम साहब और राहुल गांधी और इनकी पार्टी के नेता वक्त वक्त पे एक बात कहते आए हैं कि उस वक्त शायद अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, और शायद अच्छी हो जाएगी तो इसलिए हम इस स्कीम को लागू कर पाएंगे। मतलब पहले मुर्गी अंडा देगी, फिर अंडे में से बच्चा निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसको बेचेंगे, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे आगे कोई धंधा शुरू करेंगे, फिर उसके बाद ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। और बाकी रही बात गरीब और गरीबी की, तो गरीबी से प्यार तो कांग्रेस को रहा ही है शुरू से। आप कभी भी कांग्रेस नहीं चाहेगी यहाँ से गरीबी हटे। 70 सालों से अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक ही शब्द तो डालते आए हैं, और आप ये देखिए इनका हर वक्त हर साल। नहीं जेटली साहब, इसमें थोड़ा सा सवाल ये है कि जैसे आपकी सरकार है वो भी किसानों को 6,000 रुपए दे रही है, सीधे उनके खाते में पहुंचा रही है। अब ये कह रहे हैं कि ये गरीबों को 72,000 रुपए देंगे, तो फिर तो 6,000 रुपए देना भी गलत हुआ। मैंने आपसे कहा कि जो ये वायदे करते हैं उन वायदों से ज्यादा बड़ी हमारी डिलीवरी है। तो वायदे किए जाते हैं, आप बताइए इनके कितने वायदे पूरे हुए हैं आज तक? गरीबी हटाने के वायदे की बात कर रहा हूँ मैं। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन 5 सालों के अंदर बताया है। अब ये बताएं कि क्यों गरीबी की बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि हमें गरीबी से प्यार रखने वाले लोग अगर हमसे ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गरीबी से नफरत करते हैं, हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को नफरत है गरीबी से। गरीबी क्यों रहनी चाहिए? गरीबी तो किसी राजनीतिक पार्टी की
विरासत और संपदा थोड़ी बना के रखनी है हमने, ताकि आप गरीबी रखें और आपका हर बार चलिए मैं सापरा साहब से एक सवाल लेना चाहूंगा। सापरा साहब, जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कैसे देंगे, वो तो चलिए एक बात हो गई कि क्या उसका अरेंजमेंट होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि गरीबों को रिश्वत देने जैसा है। आप उन्हें सिर्फ घर बैठे पैसे पहुंचा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर आप चाहते हैं कि हम एक वोट लालच दे रहे हैं आप उन्हें अपने वोट के लिए। देखिए, ऐसा है, फिर तो कोर्ट ने यह भी कहना चाहिए था कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के खाते में जो 3 इंस्टॉलमेंट 2-2 हजार की पहुंचा रही है, वो भी रिश्वतखोरी है। फिर तो ये भी हो जाएगा कि मनरेगा में जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं, वो मनरेगा भी रिश्वतखोरी है। तो इस तरह से जितनी भी हमारी सोशल स्कीम है देश की सरकार की, तो वो सारी सोशल स्कीमें जो है वो बंद करनी पड़ेगी। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट को आगे चल के इस पे भी निर्णय देना पड़ेगा कि इस तरह की जो स्कीम्स आती हैं विभिन्न सरकारों की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल कांग्रेस की सरकारों, जी, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी इस तरह की स्कीम निकाली है। तो क्या कोर्ट ये ऑर्डर करेगा या कोर्ट इस तरह का कोई कानून लाएगा कि ये सारी स्कीम जो है वो बंद हो जानी चाहिए? और क्या भारतीय जनता पार्टी इन सारी स्कीमों को बंद करने के लिए तैयार है? अगर आप न्याय योजना का विरोध कर रहे हो, कहते हो कि न्याय योजना बंद होनी चाहिए या न्याय योजना ढकोसला है कहा गया, तो आपके जो दिए हुए ढकोसले हैं वो ढकोसले भी बंद होने चाहिए। तो फिर इस देश का गरीब जाएगा कहाँ? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, ये एक स्लोगन बन चुका है अभी। जेटली साहब, नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाहते हैं, मुझे बात ही समझ नहीं आई। जब ये बात तो उठ ही नहीं रही कहीं से भी। आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपके लिए इस देश की समझ में नहीं आएगी। अरे इस देश की समझ में नहीं आएगी, इस देश की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप चाहते हैं बहुत सारी झुग्गियों के बीच में एक महल, और वो महल केवल इस गांधी परिवार का, और सब लोग बाहर से खड़े। यार ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों शोर मचा रहे हैं? एक सापरा साहब, सापरा साहब एक मिनट हम जेटली जी की बात सुन लेते हैं, फिर आप ही का टर्न है। 2 ही लोग हैं आप यहाँ पर, मैं एक बार जेटली जी की पूरी बात सुन लेते हैं। जी, ये मक्खियों की तरह बीच में ना भिन बनाए, इनको बोलिए। मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता था कि हमने कभी नहीं कहा कि ये योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। आपने इसको गंभीरता से लिया, इस बात को गंभीरता से नहीं, ये मजाक के रूप में लेना चाहिए। जो न्याय योजना लेकर के आए हैं, ये न्याय योजना एक मजाक है, ये कोई गंभीरता नहीं है। गंभीरता इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे जब ये प्रश्न किया गया कि ये पैसा कहाँ से आएगा, तो इनके पास जवाब नहीं था। इवन चिदम्बरम साहब जैसे वरिष्ठ नेता जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे, अगर वो ये कहते हैं कि शायद अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तो हम इस योजना को लेकर जेटली साहब एक बात मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि देखिए, वादे तो करने पड़ते हैं। आपकी सरकार ने भी 2014 में वादा किया था कि लोगों के खाते में कुछ लाख रुपए आएंगे काला धन, लेकिन देखिए ठीक है, नहीं आया, कोई बात नहीं है। काला धन कितना पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, डाला जाए, प्रैक्टिकलिटी उसकी एक अलग चीज है। लेकिन अब अगर कोर्ट ये कह रहा है, तो एक मुझे थोड़ा सा पॉइंट इस बात में लगता है कि फिर बहुत सारी जो दूसरी योजनाएं हैं, क्या वो भी इसके घेरे में आ जाएंगी? देखिए, पहली बात यह है कि अगर आपने देना ही होता, आप थोड़ी बात को ना, हम बात को कोर्ट के नजरिए से लेके चल रहे हैं, और कोर्ट के नजरिए से लेके चलेंगे तो इसका मतलब ये हो गया। मुझे बोलने का मौका। हाँ, मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ सर, आपके पास ही आ रहा हूँ। इस कोर्ट के नजरिए से लेके चलेंगे तो इसका मतलब हो गया ये जो योजना है इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए जी। जबकि ये योजना कहीं से भी इसको गंभीरता से लिया ही नहीं जा सकता। इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि अगर आप वायदे, मैंने आपसे एक बात बोली कि इनके वायदों से बड़ी हमारी डिलीवरी हो चुकी है। वायदों से बड़ी डिलीवरी ऐसे हो गई है कि गरीबों के लिए आज तक, जब से देश आजाद हुआ आज तक केवल 35 लाख घर बनाए गए थे, और इन 5 सालों के अंदर हमने 1 करोड़ 55 लाख घर बना के दिखा दिए। वायदा था ना कि गरीबों को घर देंगे, नहीं दे पाए, हमने करके दिखाया। वायदा था कि किसानों को एमएसपी दे पाएंगे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। क्योंकि समय थोड़ा कम रहेगा, सापरा साहब, जो आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने पूछा है कि आप कैसे करके बताएंगे, और उसमें अगर ऐसी बातें हैं कि अगर अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी तब ऐसा होगा, तो क्या बहुत सारे इफ एंड बट्स के साथ आप ये योजना लेकर आ रहे हैं? नहीं, कोई इफ एंड बट्स नहीं है इसमें, सारी योजना बिल्कुल क्लियर है, हम वो कोर्ट को बताएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी गंभीरता की बात कर रहे थे, तो गंभीरता देश ने देखी है कि किस तरह से इन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपया अमीरों का वापस किया है, किस तरह से इन्होंने देश को भी बता दें ललित मोदी और चौकसी मल्ल्या इनको 1 लाख करोड़ रुपया लेकर के देश से भागने का इन्होंने मौका दिया है। जेटली साहब एक मिनट सुन लेते हैं। गंभीरता जो है वो अमीरों को मदद करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता गरीबों को मदद करने की नहीं है।
ये बिल्कुल गंभीर है। इन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपया अमीर लोगों का माफ किया, किसानों को इन्होंने मदद नहीं करना चाहिए। तो ये गंभीरता इस देश की जनता ने पिछले 5 सालों में देखी है और इस देश की जनता जो है वो अपना वर्डिक्ट दे रही है। और 23 मई को देखिए अब इनको बोलने जी राजीव जी और छापरा साहब दोनों से मेरा यही निवेदन कि देखिए अब हम चर्चा कर रहे हैं, चूंकि ये मामला कोर्ट से आया है, हर पार्टी को अपने अपने मैनिफेस्टो में अपनी अपनी बातें, अपने अपने वादे क्या वो कर सकते हैं जनता के लिए रखने का हक है। लेकिन अब कोर्ट इस पे सवाल उठा रही है कि गरीबों को रिश्वत देने जैसा है, और ये भी बात तार्किक है कि फिर शायद अगर ऐसा है तो बहुत सारी योजनाएं इसके घेरे में आगे चल के आ सकती हैं क्या, कि अगर कोई भी योजना इस तरीके से लाई जाती है तो वो क्या गरीबों को रिश्वत होगी। बहरहाल कांग्रेस से जवाब मांगा है, कांग्रेस कह रही है कि हम जवाब देंगे, बताएंगे कैसे होगा, और साथ में कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा है कि क्या इस योजना के बारे में उनका विचार है और वो इस पर क्या करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे ये बातचीत करने के लिए। इधर ममता बनर्जी ने दावा किया है कि चुनाव के बाद कोई नया गठबंधन तैयार हो सकता है। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूपी और एनडीए से अलग गठबंधन किया जा सकता है। कांग्रेस की न्याय स्कीम पर सवाल पर ममता ने कहा कि जब कांग्रेस अकेले सरकार बनाने नहीं जा रही है तो न्याय स्कीम को अमली जामा पहनाने का सवाल नहीं उठता है। कांग्रेस की कैंपेन इस बार जो नेशनल लेवल का ये सवाल, नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे उनकी कैंपेन है अब न्याय होगा। उन्होंने एक न्यूनतम आय की स्कीम भी निकाली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम सबको कॉमन मिनिमम एजेंडा जब होगा जी सबको साथ कंसल्ट करके ही होगा। हम भी नहीं कह सकता है कि हम क्या करने जा रहा है, ये तो सब पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट तैयार होगा, एक साथ में बैठ के पॉइंट टू पॉइंट कॉमन मिनिमम एजेंडा तैयार होगा, तब हम कह सकते हैं। तो इस स्कीम के बारे में आप अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे? हम नहीं कहने इस चीज़ के लिए कि अगर देखिए कोई कांग्रेस तो अकेला गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा? कांग्रेस का गवर्नमेंट थोड़ा ही होगा तो कैसा होगा? ऑल द स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ दिस ईयर। आई एम टेलिंग यू, नाइदर एनडीए और यूपीए, मे बी द न्यू कॉम्बिनेशन में कम, wait for that. I am not an astrologer, so I do not know the future, but I can tell you these things, that all the federal state, all the state political parties, they will be together. So there is a hope and scope to build up the government with these strong forces. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह भी दावा है कि इस बार दिल्ली की सरकार का फैसला पश्चिम बंगाल और यूपी से होगा। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव के बाद तस्वीर बदल सकती है और बीजेपी को कई राज्यों में बड़ा झटका लग सकता है। This time I am telling you, Bengal and UP will be the decision making factors. ये दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाएगा, नया गवर्नमेंट बनाएगा। और सारे स्टेट है, जैसे एपी में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? तेलंगाना में भी नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगा, अब देखिए पंजाब में भी नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर पूरा सीट था उसका ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी आधा से ज़्यादा 60-40 हो जाएगा, तो कहाँ से आएगा सीट? न्यूज 18 नेटवर्क एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ ममता बनर्जी का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 8